नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 10 पे। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग जो है इकोनॉमिक्स की चैप्टर फर्स्ट अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास जो है पढ़ रहे थे। इसमें जो है हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को जाने थे और एक टॉपिक था अर्थव्यवस्था का विकास। इसी के अंतर्गत जो है हमें दो पहलुओं को पढ़ना जरूरी था, एक तो आर्थिक विकास और दूसरा जो मौद्रिक विकास। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत जो है हमने भी बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ा है, जो कि आप पार्ट वन पार्ट टू के वीडियो में देख सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे का जो पॉइंट है आर्थिक विकास में जो है आगे का जो पॉइंट है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए आर्थिक नियोजन होता क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्थिक क्या होता है। देखिए आर्थिक यानी कि अर्थ और अर्थशास्त्र में आपने बताए थे। इसमें जो है ये धन का विज्ञान, ये किसका विज्ञान का विज्ञान है, यानी कि पैसा कौड़ी के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे ये अर्थ शास्त्र में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आर्थिक नियोजन। ये आर्थिक नियोजन होता क्या है? देखिए नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग। नियोजन का अर्थ होता है योजना, यानी कि कोई भी चीज को हम अगर योजना से काम करें, अगर योजना से प्लानिंग से काम करें तो वो चीज जो है बहुत अच्छा परफेक्ट तरीके से होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं आर्थिक नियोजन के बारे में। देखिए देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर, देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए देश के जो है संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक प्रयोग करना ही, विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। और भारत में जो है आर्थिक नियोजन का श्रेय जो दिया जाता है वो नियोजन को दिया जाता है। इसको दिया जाता है नियोजन को दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आर्थिक नियोजन क्या है। तो ये देखते हैं आर्थिक नियोजन क्या है। यहाँ पे इसको देखिए परिभाषा लिखनी है आप लोग कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना भी आर्थिक नियोजन कहलाता है। कहने का मतलब राष्ट्र के प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर देश के जो संसाधनों का, देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो देश की प्राथमिकता को भी ध्यान में रखना है और उसके जितने भी संसाधन है, जिसके पास जितने भी संसाधन के संसाधन बताए थे कि जो है मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले जो भी चीज होंगे वो संसाधन कहलाएंगे। तो देश के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधन का अगर हम लोग योजनाबद्ध जो है काम करे, कार्य करें, तो वही क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन कहलाएगा। आर्थिक नियोजन का आप लोग समझे। अब देखिए अगला जो पॉइंट आर्थिक नियोजन है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। आर्थिक विकास का जो श्रेय जो दिया जाता है नियोजन को दिया जाता है। यानी कि पूरा प्लानिंग के साथ अगर हम लोग जो है संसाधन का यूज करेंगे, कहीं ना कहीं देश को जो है लाभ होगा। देश को क्या होगा? लाभ होगा। तो ये था आर्थिक नियोजन के बारे में। तो आप लोग आर्थिक नियोजन के बारे में समझे। देखिए यहाँ से आप लोग जो है यहाँ से देख सकते हैं आर्थिक नियोजन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। योजना आयोग के उद्देश्य क्या है? देखिए योजना आयोग के क्या क्या उद्देश्य है इसको हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत में योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देना। आर्थिक विकास का जो दर है उसको बढ़ावा देना। वही बात करें कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण करना। कृषि और उद्योग है इसको आधुनिकीकरण करना, इसमें जो है ग्रोथ करना। उसके बाद देखते हैं आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, तथा सामाजिक न्याय को जो है बढ़ावा देना काम जो है कृषि हो गया चाहे उद्योग हो गया, इसको जो है आधुनिकीकरण करना, यानी कि नए स्तर पे जो है चलाना, आधुनिकीकरण करना, यानी कि नया नया इन्वेंशन करना। तो वही बात करें जो है इसका जो है कृषि हो गया। आर्थिक विकास दर को जो है बढ़ावा देना। आर्थिक विकास दर को जो है बढ़ावा देना कि किस प्रकार जो है आर्थिक विकास दर जो है ये बढ़ेगा, ये यही सब जो है इसका उद्देश्य है। फिर देखिए अगला जो है भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 को। भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। और इसके प्रथम जो है, और देखिए इसके जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, वो देश के प्रधानमंत्री थे। तो इस समय तो देश के प्रधानमंत्री जब ये लागू हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में 2015 में जो है इस योजना का नाम बदल के नीति आयोग रखा गया। यानी कि अ, आर्थिक नियोजन के जगह पे जो है नीति आयोग लाया गया। और नीति आयोग के जो है पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी है। आप लोग समझे होंगे इसमें जो है
आर्थिक विकास के दर को जो है बढ़ाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग जो है नोट कर सकते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास दर को बढ़ावा, कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। वही बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया और इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में 2015 का बात करें तो योजना आयोग की जगह पर जो है नीति आयोग लाया गया और इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अब वर्तमान में प्रधानमंत्री देश के कौन है आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग का जो है इसकी जगह पर लाया गया 2015 में। आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत जो इसका उद्देश्य था पंचवर्षीय योजना को तैयार करना, पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। और देखेंगे भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू हुआ था। 1951 में शुरू हुआ था। ये पंचवर्षीय योजना में देख सकते हैं 1951 से जो है 1956 तक। वहीं देखा जाए तो टोटल जो है योजनाएं चली वो 12वीं चली, 12 तक चली, 12वीं पंचवर्षीय योजना पर चला। कितना पर चला? 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई ये 2012 में, 2012 में हुई और ये जो है 2017 तक चला। और ये जो है 2017 तक चला। अब जो है सरकार क्या करता है यहाँ पे इसके जगह पे अभी जस्ट होता है आप लोग को कि नीति आयोग लाया, नीति आयोग। अब जो भारत में विकास हो रहा है ये नीति आयोग के अंतर्गत हो रहा है। अब जो भारत में जो विकास हो रहा है नीति आयोग के अंतर्गत हो रहा है। जितना भी योजनाएं ला रहे हैं देश में तो नीति आयोग के अंतर्गत लाया है। अब देखते हैं यहाँ पे पंचवर्षीय योजना का क्या काम है। देखिए पंचवर्षीय योजना का काम था आर्थिक विकास दर में वृद्धि करना, यानी कि इसमें जो है कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, व्यापार हो गया, उद्योग हो गया या परिवहन हो गया, ये सब क्षेत्र को जो है बढ़ावा देना और देश को जो है विभिन्न स्तरों पर जो है इसका स्तर जो है ऊंचा करना, विभिन्न स्तरों पर जो है इसका जो है ऊंचा करना और देश को जो है आगे बढ़ाने की बात है कि पंचवर्षीय योजना में। अब जो है पंचवर्षीय योजना बिल्कुल नहीं है, जो है नीति आयोग चल रहा है। आप याद रखें अब क्या चला है नीति आयोग। और टोटल जो है भारत में कितना पंचवर्षीय योजना चला? तो 12 तक चला। कितना चला? पहला से लेके 12 तक। और पहला का जो शुरुआत हुआ था 1951 में हुआ था। वहीं पर बात करें लास्ट का तो 2012 से स्टार्ट हुआ और 5 साल तक चला, उसके बाद जो है चेंज हुआ। तो आप लोग इतना बात याद रखेंगे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे जानते हैं हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन होता है भारत में 6 अगस्त 1952 को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो भारत में हुआ 6 अगस्त 1952 में किया गया। वहीं इसका बात करें इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया। इसका गठन जो है राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए इसका जो है गठन किया गया। वहीं बात करें इसके पदेन अध्यक्ष का तो सभी राज्य के जो है मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो कहने का मतलब योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच सही तालमेल हो, यानी कि सबका जो है सहभागी हो और इसमें जो है विश्वास का वातावरण बना रहे, विश्वास का वातावरण बना रहे और तालमेल और सहयोग सब प्राप्त हो। राज्य सरकार का भी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों का सहयोग हो, इसलिए जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है स्थापना किया गया। और कब किया गया आप लोग देखेंगे 6 अगस्त 1952 को किया गया। आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हो रहा है 6 अगस्त 1952 को किया गया और इसके जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का भी वही कार्य है कि देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करना। देश के सभी लोगों के नागरिक जो है हमारे देश के, इनका सभी का जो है जीवन स्तर ऊंचा करना, चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, व्यापार, परिवहन, उद्योग, जितने भी चीज हो, इन सभी को जो है सुधार करके जो है एक अच्छे तरीके से पेश करना, आधुनिकीकरण करना, यानी कि पूरा विश्व स्तर पे जो है पहचान बनाना। यानी कि कहने को राष्ट्रीय जो है विकास परिषद का जो है योजना आयोग, आर्थिक नियोजन, ये सब में जो है सही तालमेल बैठे, है कि नहीं, सबका जो है समर्थन हो और देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन के अलावा काफी जाने तो है। अर्थव्यवस्था के विकास में 2 पहलुओं को पढ़ना था हम लोग को।
एक तो आर्थिक विकास, वहीं दूसरा जो है बौद्धिक विकास। तो आर्थिक विकास के जितने भी पॉइंट्स थे हम लोग ने सबको जान लिए हैं, हम लोग सबको जान लिए हैं। अब जो हम लोग को दूसरा पॉइंट देखना है मौद्रिक विकास देखना है। अब जो हम लोग को दूसरा पॉइंट देखना है मौद्रिक विकास देखना है। चलिए हम लोग देखते हैं मौद्रिक विकास में ये मौद्रिक विकास है क्या। देखिए मौद्रिक विकास का जो है कहानी समझते हैं कि अभी जो है वर्तमान में 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में जो है इतनी सुविधाएं, हम लोग कितनी सारी सुविधाएं, मतलब अभी जो है यूपीआई चल रहा है कि नहीं। मौद्रिक विकास से कहा जाता है अभी क्या चला है, यूपीआई। अभी जो है कैश जो है धोने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं। फोन से ही सारा काम हो जाता है। तो ये सब जो सुविधाएं आई, तो ये सब जो है एकाएक नहीं आई, ये सब जो एकाएक नहीं है। इसके पीछे जो है मानव को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। और उससे पहले जो है अगर बात करें पहले के समय में, तो मानव जो है अगर कोई भी वस्तु को लेना होता था या सेवा को लेना होता था, तो सेवा को लेना होता था तो वस्तु का लेन देन करते थे। किसका लेन देन करते थे, वस्तु का लेन देन करते थे। यानी कि वस्तु का लेन देन वस्तु के साथ करते थे, तो वही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। इसमें जो था बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता था। चलिए हम लोग देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में देखेंगे तो पता चलेगा कि वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो वस्तु का लेन देन जो वस्तु के द्वारा करेंगे हम लोग, तो वो कहलाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। और ये जो है पहले के समय में होता था जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, जब मुद्रा का निर्माण नहीं हुआ था। चलिए धीरे धीरे फिर विकास हो रहा है और फिर आया बात मुद्रा का। मुद्रा कहने का मतलब पैसा। पैसा पहले तो सोने चांदी किसी के चलते थे, फिर धीरे धीरे विकास होकर जो है नोट पे आया। तो कहने का मतलब मौद्रिक विकास क्या। देखिए जब वस्तु का या फिर सेवा का विनिमय अगर हम लोग मुद्रा के रूप में करते हैं, किसके रूप में करते हैं, मुद्रा के रूप में। यदि हम किसी से काम कराते हैं उसको पैसा देते हैं, उसके बदले में क्या देते हैं, उसको पैसा देते हैं। उसके काम करने के बदले में उसे पैसा देते हैं, तो वही कहलाएगा मौद्रिक प्रणाली कहलाएगी। या फिर कोई हम लोग वस्तु खरीदते हैं तो मुद्रा दे के खरीदते हैं। क्या दे के खरीदते हैं, मुद्रा देके। ये नहीं कि गेहूं के बदले जो है चावल दे रहे हैं। तो ये जो है गेहूं के बदले चावल अगर देंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहला जाएगा। लेकिन जो है अगर हम लोग जो कुछ खरीदेंगे और उसके बदले में पैसा देंगे, यानी कि रुपए पैसे देंगे, तो वो कहलाएगा मौद्रिक प्रणाली के द्वारा। चलिए हम लोग देखते हैं मौद्रिक प्रणाली के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है, मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय, मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। तो मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय जो है मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाता है। यानी कि पैसा के साथ जो है अगर हम लोग लेन देन करते हैं तो वो मौद्रिक विनिमय प्रणाली जो है कहलाएगा। तो ये था अर्थव्यवस्था का विकास। चलिए तीसरा को देखिए, व्यापारियों को जो है बहुत सारा पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कठिनाई होती थी। यानी कि लूट पाट चोरी डकैती जैसा खतरा होता था। तब क्या किसका विकास हो रहा है, बैंक का विकास हो रहा है। इसका विकास हो रहा है बैंक का, और बैंकिंग प्रणाली चला। बैंक क्या किया, एक चेक के माध्यम से, एक चेक के माध्यम से जो है विनिमय जो है संपादित किया। एक चेक के माध्यम से जो है विनिमय संपादित से किया, जिसको जो है बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की प्रक्रिया का संपादन होना बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। तो चेक के द्वारा जो है विनिमय, चेक आप लोगों को पता होगा ये बैंक के द्वारा दिया गया कागज का टुकड़ा होता है कि नहीं। उसके जो अकाउंट नंबर दर्ज होते हैं और उसमें जो है रकम भर के सिग्नेचर करके जो बैंक में अगर जमा किया जाए, तो जितना राशि जो है निर्धारित होगा, जितना राशि हम लोग जो लिखे होंगे, उतना जो है बैंक के द्वारा जो है प्रदान किया जाएगा, दिया जाएगा, है कि नहीं। तो बैंक के द्वारा जो है चेक के द्वारा जो है विनिमय संपादित करना ही बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। और ये क्यों शुरू किया गया, क्योंकि जो है व्यापारियों को जो है पैसा जो है एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। और देखिए दिक्कत का सामना करना पड़ा तो आवश्यकता हुआ, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यहाँ पे जो है बैंकिंग प्रणाली की जो है शुरुआत हुई है। चलिए हम लोग जो है अगला जानते हैं मौद्रिक विकास में चौथा नंबर जो रहेगा कोर बैंकिंग प्रणाली। ये कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए एक संकेत के माध्यम से बैंक के द्वारा जो है एक व्यक्ति के खाते से दूर स्थित जो है कोई दूसरे व्यक्ति के खाते में उसी बैंक के माध्यम से जो है पैसे का अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। देखिए यहाँ तक बात पहुंच गई। चेक का तो हो ही गया था वहां पे मेंशन। अब जो है अगला हो रहा है कोर बैंकिंग प्रणाली। कहने का मतलब कोई एक व्यक्ति है, उसके खाते से पैसा का ट्रांसफर किया जा रहा है उसी बैंक के माध्यम से दूर स्थित व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति कहीं भी हो, अगर उसके बैंक में जो है पैसा जमा हो जाता है
एक संकेत के माध्यम से, उसे ही कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। चेक में तो दिक्कत है, चेक लेके जाना पड़ता था वहाँ बैंक में भजाने के लिए। अब क्या हो रहा है, व्यक्ति के खाते में ही पैसा का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। कोर बैंकिंग प्रणाली, चलिए देखेंगे आप लोग कि एक संकेत के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते से एक व्यक्ति के खाते से दूर स्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसे का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर करना ही कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है, यानी कि आप लोग समझिए कि अगर आप लोग को अपने दोस्त के पास पैसा भेजना हो, तो आपके खाते से एक संकेत के माध्यम से जो है, आपका दोस्त चाहे दिल्ली पंजाब कहीं भी घूमने के लिए गया हो, उसी बैंक के माध्यम से जो है आपके दोस्त को पैसा जो है आपके खाते में पैसे का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे ही कोर बैंकिंग प्रणाली जो है कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं मौजूद विकास में एटीएम के बारे में जाना है। देखिए एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देखिए यह एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसपे जो है कुछ सूक्ष्म संकेत जो होते हैं, कोड होते हैं, और ये जो है सभी बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है। और ग्राहक जो है अपने खाते में जमा राशि को जो है किसी भी समय 24 घंटा 7 दिन के किसी भी समय जो है अपने पैसा का जो है निकासी कर सकता है। और चलिए जानते हैं इसके बारे में, पेटीएम के बारे में। तो देखिए पेटीएम का फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म का बात करें तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और यह एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, जो है प्लास्टिक का कार्ड होता है, जो किसी भी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है। तो किसी भी बैंक द्वारा जो है अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है। वही बात करें, ग्राहक अपने गुप्त पिन की मदद से अपने खाते में जमा राशि को किसी भी समय 24 घंटा में किसी भी एटीएम मशीन से निकाल सकता है। किसी भी समय जो है किसी भी एटीएम मशीन से जो है ग्राहक अपने पैसे को जो है निकाल सकता है। ये एटीएम के बारे में था। तो एटीएम का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और 24 घंटा के समय में कभी भी जो है ग्राहक अपने बैंक में जो है अपने खाते में जमा राशि को जो है निकासी कर सकता है किसी भी एटीएम मशीन से। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो बैंक में हम लोग का खाता हो उसी बैंक के एटीएम से निकाले, यानी किसी दूसरे बैंक से के एटीएम से भी जो है हम लोग पैसे को निकासी कर सकते हैं। हाँ, हालांकि अब जो है सभी बैंक जो है अलग अलग चार्ज लेते हैं, है कि नहीं, पैसा निकासी पे। जैसे कि अभी भी नया कुछ नियम कानून आया है, जिसमें जो है हर एक निकासी पे और बैलेंस चेक करने पे भी जो है कुछ पैसे की कटौती होगी। इसमें हम जानते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। डेबिट कार्ड देखिए ये जो है इसे एटीएम कार्ड भी बोला जाता है, क्योंकि ये भी जो है एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसके मदद से जो लोग अपने ग्राहक अपने बैंकों में जमा राशि को जो है निकासी कर सके। चलिए देखते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। तो देखिए डेबिट कार्ड जो होता है बैंक द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, और जिसके द्वारा ग्राहक बैंक में अपनी जमा राशि निकाल सकते हैं। इसे एटीएम कार्ड भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये भी जो है एक प्रकार का एटीएम कार्ड ही है, जिसके द्वारा जो है ग्राहक बैंक में जमा राशि का जो है निकासी कर सकता है। और यह भी जो है एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। ठीक है, हम लोग मौद्रिक विकास में हम लोग जानते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। इसके बारे में जानेंगे हम लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड होता है क्या, देखिए ये भी एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, लेकिन इससे जो है ऋण के रूप में बैंक जो है पैसे देंगे, वो किसके रूप में रहेंगे, ऋण के रूप में जो है हम लोग पैसे या वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं ऋण के रूप में। एक सीमा तक जो है पैसे अथवा वस्तु जो है प्राप्त कर सकते हैं। फिर इस राशि को जो है हमें जो हम लोग जो खर्च कर रहे हैं इसको बैंक को जो है चुकाना ही पड़ेगा। और ये जो है सभी बैंक के ग्राहकों को भी दिया जाता है। कुछ चुनिंदे ग्राहक होते हैं जिनकी आय जो है बहुत अच्छी होती है, उन्हें ही जो है क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। कहने का मतलब अगर बैंक में पैसा नहीं भी है, अगर बैंक में पैसा नहीं भी है, अगर हमारी आय अच्छी है, हम लोग का बैंक का जो है लेन देन अच्छा था, हम लोग को जो है बैंक के द्वारा जो है क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जब हमारे बैंक में पैसे नहीं भी रहेंगे, तो हम लोग जो है वस्तु या फिर सेवा जो है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है बैंक के सभी ग्राहकों को नहीं दिया जाता है। कुछ चुनिंदे ग्राहक होते हैं जिनकी आय जो है अच्छी होती है, उन्हीं को जो है क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो देखिएगा आप लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। तो ये भी जो है बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। ग्राहक इस कार्ड से ऋण के रूप में एक सीमा तक पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर सकता है। पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर सकता है। पुनः यह राशि बैंक को वापस भी करनी पड़ती है। पुनः यह राशि बैंक को वापस भी करनी पड़ती है। और यह कार्ड बैंक के सभी ग्राहकों को नहीं दिया जाता है जिसकी आय अच्छी होती है। कुछ चुनिंदे ग्राहक जिसकी आय अच्छी होती है उन्हीं को जो है क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। तो आप लोग जो है क्रेडिट कार्ड के बारे में लिख लेंगे यहाँ पे कॉपी से, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। जो है आविष्कार के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यूपीआई जो कि वर्तमान में भी चल रहा है कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। वैसे तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली भी चल रहा है, चेक भी चल रहा है, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है, सबसे आसान जो है पेमेंट करने का सिस्टम जो है यूपीआई है। यूपीआई के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यूपीआई जो है मोबाइल के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में जिस मोबाइल नंबर हम लोग मोबाइल नंबर ऐड कराए होंगे, ठीक है, उससे जो है लॉगिन करके जो है अपने बैंक अकाउंट से जो है दूसरे के मोबाइल नंबर जो कि बैंक अकाउंट से लिंक होगा उस पर जो है हम लोग पैसे का जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यूपीआई के बारे में। तो यूपीआई का फुल फॉर्म देखिए तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है और यह एक डिजिटल डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। यह एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। और देखिए यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम आसानी से अपने मोबाइल से रियल टाइम में पैसे का ट्रांसफर कर सकते हैं। 24 घंटा 7 दिन में कभी भी जो है हम लोग देखिए इसमें जो है 4-5 सेकेंड से भी कम समय लगता है और पैसे का जो है ट्रांसफर हो जाता है, चाहे व्यक्ति हो कहीं भी, लेकिन देश के कोई भी कोना में हो। हम लोग जो है यूपीआई के माध्यम से जैसे कि फोन पे चलता है, गूगल पे चलता है, पेटीएम का बात कर लेते हैं, सबसे देखते हैं वहां पे लिखता भी है 4 सेकंड 5 सेकंड में ये जो है आपका पेमेंट सक्सेस हुआ है। कहने का मतलब बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए कहाँ, खाते से, और वही खाते से जो है मोबाइल नंबर के माध्यम से जो है फोन में लॉगिन होता है, फोन पे पेटीएम, और उससे जो है हम लोग दूसरे व्यक्ति के खाते में जो है मोबाइल नंबर के जरिए जो है पैसे का ट्रांसफर कर देते हैं। इसका ट्रांसफर कर देते हैं पैसे का ट्रांसफर, और ये सबसे जो है आसान तरीका है। और ये जो है मौद्रिक विकास का जो है सबसे बड़ा जो है आविष्कार भी है यूपीआई। सबसे अच्छा माना जाता है, किसको माना जाता है, यूपीआई को। तो देखिए हम लोग जो है अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में पढ़े थे और इसमें दो चरणों के बारे में पढ़ना था। इसको समझने के लिए 2 चरणों को पढ़ना था, 2 चीज को पढ़ना था। एक तो आर्थिक विकास, वही दूसरा का बात करें तो मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास के बारे में हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़ लिए हैं। दूसरा जो इस वीडियो में हम लोग पढ़े, इस क्लास में पढ़े हैं मौद्रिक विकास के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े, मौद्रिक विकास में। तो चलिए दोहराते हैं। मौद्रिक विकास में हम लोग सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में पढ़े कि वस्तु का लेन देन जो वस्तु के द्वारा किया जाता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वहीं जो हम लोग पढ़े मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में। देखिए वस्तु से बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता था, अब जो है मौद्रिक से क्या हो रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का जो है विनिमय हो रहा है, तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली हो गया। वही बात करें तो चेक के माध्यम से जब हुआ तो बैंकिंग प्रणाली हो गया, और एक संकेत के माध्यम से एक व्यक्ति खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे का ट्रांसफर हुआ तो कोड बैंकिंग प्रणाली कहलाया गया। फिर एटीएम का बात किए तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और यह एक प्लास्टिक का कार्ड था जो कि इसपे जो है सूक्ष्म संकेत यानी गुप्त अंक के द्वारा जो है हम लोग किसी भी एटीएम से जो है अपने खाते में पैसे जो जमा होगा उसका निकासी कर सके। फिर हम लोग पढ़े डेबिट कार्ड के बारे में, तो डेबिट कार्ड भी जो होता है एटीएम के जैसा ही होता है। फिर बात करें हम लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो ऋण के रूप में जो है हम लोग बैंक के पैसा को जो है खर्च करते हैं, वस्तु प्राप्त कर ले या फिर पैसा प्राप्त कर ले, फिर लेकिन एक निश्चित समय के बाद हमें जो है इस पैसे को लौटाना ही पड़ेगा, और ये सभी जो है ग्राहकों को नहीं दिया जाता है। फिर बात की है हम लोग जो है डेबिट क्रेडिट कार्ड के बाद जो है लास्ट जो है हम लोग यूपीआई के बारे में पढ़े, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये जो है बहुत ही आसान है कि हम लोग जो है मोबाइल नंबर के माध्यम से जो है दूसरे व्यक्ति के खाते में जो है पैसा भेज सकते हैं। चलिए तो यहाँ तक आप लोग को कैसा लगा आज का क्लास, और हम लोग जो है अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ लिए हैं। अब जो है अगले वीडियो में जो है आगे का जो है पॉइंट सबको देखा जाएगा। तब तक इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले